इंजीनियर साहब, ये 200 यूनिट बिजली, 50 अरब रुपए का पैकेज तरक्याती स्कीम में से उन्होंने निकाल के आवाम पे निछावर कर दिया। और दसो, जी बिस्मिल्लाह रहमान अब तो रहीम। टापो टाप हो जाएगी जी जी इंडस्ट्री भी और ये वो। जी जाहिद भाई, ऐसे था कि घरेलू सार्फिन के लिए जो आज जो वज़ीर आज़म ने 200 यूनिट और 50 अरब का जो 3 महीने में जो घरेलू सार्फिन को जो कहने में तो ये कह रहे हैं कि 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन 200 यूनिट तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग तो जी जी, गर्मियों में तो बहुत गर्मियों में स्पीड तो से निकल यूज़ जाते करना हैं। कोई इतना कोई यानी आराम से ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये सब क्यों हुआ, उस पर मैं थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों हमारे इस्लामाबाद के ट्रेडर्स ने भी सिर्फ एक ही एजेंडा था कि बिजली के बिलों पे एक दिन अलामती हड़ताल की, और ये कहा गया कि अगर इस पे कोई हमें कोई पैकेज ना दिया गया या लोगों के लिए आसानियां पैदा ना की गई तो फिर हम हो सकता है बड़ी हड़ताल की तरफ चले जाएं। और आपको ये भी अंदाज़ा है कि एक सियासी जमात ने तो, मैं नाम ले देता हूँ, जमात इस्लामी ने तो जी जी धरने जी का भी ऐलान कर जी दिया जी हुआ जी था। जी, तो ये हो एक सकता है पैकेज उसी की देना, बरकत हो। हो सकता है ये उसी की बरकत हो। तो मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि चलें, कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिला। मिला। और ये 3 महीने जो गर्मी के महीने हैं, और यहाँ इन 3 महीनों में आपको पता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, वज़ीर आज़म ने इन 3 महीनों का जिक्र जी, किया, इसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये क्योंकि गर्मी के महीने और सबसे ज़्यादा बिजली की खपत भी इन्हीं महीनों में होती है, और हो सकता है सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग भी इन्हीं 3 महीनों में ही हो। हाँ तो इंशाल्लाह, कोई जी, बिल्कुल तैयारी पकड़े। तो तैयारी पकड़े। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि चलें, जो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, और हम इस पे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं कि ओके, चाहे जिस वजह से भी उन्होंने इसको दिया, टेकअप किया, चाहे हड़ताल, ट्रेडर्स की हड़ताल कि थी कोई भी या वजह कोई है, भी, हम चलें उसको छोड़ चलें, देते हैं। लेकिन लेकिन हम इसको लोगों को अप्रिशिएट सहूलत करते हैं होगी। कि कम से कम लोगों को सहूलियत दी गई। सहूलत होगी, बिल्कुल जी ठीक हो गया। अच्छा जी जी, इंजीनियर साहब, एक एक चीज़ जो है, और वो ये है कि हमारी ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, हमने उनसे कर्ज लिया, पैसे हमारे पास नहीं है, उनको सूद की अदायगी के भी हम मजीद कर्ज ले रहे हैं। ये आप लोगों बिजनेस इसी तरह ही करते हैं, ये आप लोग भी? नहीं जंगवी साहब, ऐसे तो नहीं होता। इससे पहले आईएमएफ में आने से पहले मैं भी आईपीपीस पे थोड़ा सा, अच्छा, आपकी भी जी वाकफियत जी, है उनसे? थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सर, बात वही है ना कि ये वो मुआहदे हैं जिन्होंने इस मुल्क को एक जोंक की तरह पकड़ लिया है, और जब तक हम इनको रिवाइज़ नहीं करेंगे, चाहे जैसे भी हमें उनके साथ नेगोशिएट करना पड़े, हम इनको रेशनलाइज नहीं करेंगे और अपनी टर्म्स पे उनको नहीं लेके आएंगे, वट एवर रीज़न जो पहले उन्होंने किए। लेकिन मेरी अपना रियाज साहब, बोपेरा रियाज साहब। साहब से कि इस बात से तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि उन पे कह रहे हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट ही नहीं है, जबकि हमारे तो सुनने में आया था ये 25-30 साल के मुआहदे हैं, और 30 साल के बाद कम अज़ कम, 25 या 30 साल के बाद कम अज़ कम हमारी इनसे जान छूट जाएगी। लेकिन आज तो इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ही डरा दिया है कि हम डराया तो, नहीं, उन्होंने हकीकत बता दी है कि अब जनाब तो अली, अब लगता है तक कि हमने हम, जो कुछ सुना वो हाँ, झूठ था, और जिसने भी जो भी बताया वो कोई सच नहीं था। अभी तो वो सर ये तो मेरे लिए तो ये एक, क्या सर जी, कहते ये हैं कि बहुत बड़ी एक खबर, बहुत क्या बड़ी खबर बमशेल है, है। बम शेल है। कर लेना तो डॉक्यूमेंट, तो आ जाता अभी है तो पता चल जाएगा, अभी पुलिस अभी बुलाने पिछले के। दिनों हमने अपना ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंट चैम्बर कॉन्फ्रेंस यहाँ जी करवाई इस्लामाबाद में, जकी भाई भी उसमें थे मेरे साथ। तो वहाँ हमने बाकायदा एक अपनी आईपीपी के खिलाफ एक तहरीक पेश की, और हमने वो अपने पूरे यानी सारे हाउस से पास करवाई कि इनको डिस्कस करके रिवाइज किया जाए, और ख़ास तौर पे जब इनकी एक्सपायरी आ जाए तो इनको इन्हीं टर्म्स पे रिवाइज नहीं किया जाए। और सबसे बड़ा उनको तो बल्कि किसी बात तो ये चिंची की बिठा के हाथ जोड़ के उन्होंने कर छड़ सात के आओ। समंदर छड़ गया हो। लेकिन चले कैपेसिटी चार्जेस जैसे वो तो हर जगह होते हैं, दुनिया में होते हैं, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस भी तो उतने होंगे जो उसकी रनिंग कास्ट होगी। अब यहाँ तो जो नज़र आ रहा है, ये तो इतना सर्कुलर डेट हमारा जमा हो गया है कि हम तो अपने एक आम बंदे के लिए कुछ आसानियाँ फराहम कर ही नहीं सकते। एक तो गवर्नमेंट है वो अपने खर्चे नहीं कम करती, और वो अपने बढ़ा आप को रही है सर, बढ़ा अपने रही है। बढ़ा रही है, और दूसरा
ये मेरे ख्याल में दो चीज़ें जो हैं, एक तो गवर्नमेंट के मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और सेकंड ये आईपीपी। मेरे ख्याल में इन दो चीज़ों ने तो हमें किसी लायक छोड़ा ही नहीं है। और तीसरा बिजली भी कर। नहीं, ये आईपीपी सर वही है ना, आईपीपी ही है ना सर। अगर आईपीपी इसमें से निकाल दें तो हमारी बिजली तो सस्ती है। वो उन्होंने बता दिया रियाज साहब ने कि जनाब तसल्ली रखें, जी, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अभी ये जो आप आईएमएफ के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसका बताइए कि आम जो बिजनेस आप लोग करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा करते हैं या उससे भी बड़ा करते हैं, तो क्या वो जो पहले ही आप पैसे नहीं दे पा रहे होते, जैसे कि पाकिस्तान हमारी हुकूमत हमें ये वाली बात बताती है कि जी बजट का जो टैक्सों का इकट्ठा किया हुआ है वो गालिब तरीन तो उनके सूद की अदायगी में चला जाता है। क्या आप लोग भी इसी तरह करते हैं कि उसकी अदायगी के लिए मजीद कर्जा लें और $6 अरब का, ताकि हम फिर मजीद? जाहिद भाई, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर कुछ सस्टेन कर रही है या पाकिस्तान का बिजनेस कुछ चल रहा है ना, तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे बहुत से बिजनेसमैन इंटरेस्ट का काम नहीं करते। वो उतना ही काम करते हैं जितना रब ने उन्हें एसेट दिए हुए हैं, क्योंकि ये आपकी इकॉनमी बची भी तब हुई है। अदरवाइज अगर आप टोटल इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी पे जाएं तो आप तो इस मुल्क में कुछ आपके पास सस्टेन ही ना कर सके कोई चीज़। जो ये हालात हैं, जितना आप देखें ना 25% पे कौन बिजनेसमैन काम कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। ये हुकूमतें ही हैं कि जिनको कर्जा चाहिए वो तो मेरे ख्याल में ये हमारी हुकूमतें तो 50% पे भी लेने को तैयार हैं। और पिछले कुछ सालों में आप नहीं मानेंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे बैंकों के हैं। हाँ, वो बल्कि उनको जुर्माने भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे बैंकों के हैं, और उनमें से भी 90% बोरोइंग हमारी गवर्नमेंट की है जी, और हमारी गवर्नमेंट उनको प्रॉफिट दे रही है। अब ये चीजें, यानी स्टेट बैंक ने उनको जुर्माना भी किया, कार्टेल बना के जो कुछ मर्जी है जी, जो कुछ मर्जी है वो उनको जुर्माना देने के बाद भी अगलों ने अपने लिए सही। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारे लोग सही मैनेजमेंट करें और मिसमैनेजमेंट ना हो तो ये सब चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। अच्छा, चलें एक और चीज भी है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें थी, मिसाल के तौर पे ये जो जैसे भुट्टो साहब को बाद फांसी चले, इंसाफ तो मिल गया। अगर उनकी फैमिली के लोग यहाँ मौजूद ना होते तो यहाँ तो पता नहीं कितनों को फांसियाँ हो गई, और अदालतों को बाद में पता चला ओए भाईजान उन्होंने उनके लिए सहूलत बाद में फ़राहम की, फांसी पहले लग गए। अच्छा, और फिर इसी तरह ये मुहर्रम अल हराम में अमन व अमान सिक्योरिटी का मसला, ये तो खैर हर साल है। और मियां नवाज शरीफ साहब जलसे करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? वो उनको एनओसी का इंतज़ार है। ये चूँकि ये सारी सियासी बात हो जाती है, हम इसकी तरफ नहीं जा रहे और ना ही उनकी तरफ जा रहे हैं, जहाँ वो अली अमीनपुर गंडापुर साहब को परवेज़ खटक ने कहा कि जनाब अली भड़का ना मारो तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन पर नहीं जाते। ये इंजीनियर साहब, आप लोग बिज़नेस करते हैं, मसलन ये लाहौर में एक वाक़या हुआ, एक स्टोर पे उन लड़कियों ने उस स्टोर पे जो मुलाजिम था लड़का, वो शक्ल से ही बेचारा वो माड़ा सा आदमी लग रहा है, तो उसको ना सिर्फ मारा भी बल्कि उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज जो है ना जी वो कराने का वो सारा धंधा कर लिया। वो तो भला हुआ अदालत का कि उन्होंने उस नौजवान की जान छुड़वाई, वरना अभी तक तो वो उसकी फैमिली को भी उठा के ले जाते। इस तरह करते हैं जी। अब इस तरह की क्या इस तरह की होती हैं ये पहली दफ़ा और हमारे सामने आ गई? जंगली साहब, ये बदकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे में बर्दाश्त का जो पहलू है ना, बर्दाश्त का जो अंसर है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ख़त्म होता नहीं जा रहा, ख़त्म हो गया है। और हम अपने जवानों को, हम अपने बच्चों को, हम अपने बच्चियों को बदकिस्मती से हम उनकी तरबियत कर ही नहीं सके। और हालात ये हो गए हैं कि अब किसी को कोई पता नहीं होता, हर किसी को यही कहा जाता है कि यार अपनी इज़्ज़त आप ही बचाई हो। तो क्योंकि अब ये जो वाक़या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या अदालत ने नहीं देखा कि उसके साथ ज़्यादती हुई है? देखा है ना, इसीलिए उसको रिलीफ दिया है जी। तो इसी की बेस पे जिसने FIR दर्ज की या जिन लड़कियों ने ये एक गैर अखलाकी हरकत की, जाहिर है नहीं, गैर अखलाकी नहीं, गैर कानूनी और गैर अखलाकी दोनों ही हुई ना। तो मेरे ख्याल में इनको इबरत का निशान ज़रूर बनाना चाहिए कि सबसे पहले तो इसकी तहकीक करके
सही, जिसकी मिस्टेक है उसको सजा जरूर सजा देनी मिलनी चाहिए। चाहिए। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ये एक जो है ना कि किसी को हरासमेंट, हमारे हरास किया ये वो, इस पे कोई दूसरे बंदा कोई दूसरे बच्चे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हमारा मुआशरा। हमारे मुआशरे में औरत ने अगर कोई बात कह दी, चाहे उसने गलत ही कह दी, तो हम ये नहीं सोचते कि यार ये बंदे की भी हम बात सुन लें। हम सुनने से पहले ही उस पर उसका तिया अपनी पांचा तरफ से कर हल चुके होते निकाल हैं। तिया पांचा कर चुके होते हैं। तो जैसे मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अफलातून सबसे पहले अपने शागिर्दों को बर्दाश्त का सबक देता था, तो हमारे मुआशरे में भी उस्तादों को चाहिए कि अपने बच्चों को अभी बर्दाश्त का सबक दें। हमारे यहाँ तो बाकायदा अदम बर्दाश्त का सबक ना सिर्फ दिया जा रहा, सवात में मार दिया, सियालकोट में मार अब ये दिया, सर ये लेकिन कितने उनमें बड़े से किसी को कुछ भी नहीं हुआ अभी सर, तक। तो मुझे नहीं पता कि भी किसी सजा को नहीं फांसी दी गई सजा है नहीं दी गई ये जो सर। सवात वाले हाँ, हैं। किसी चलें को कोई चलें, कुछ नहीं हुआ। ये वाला मामला तो जो है ना, इस पे एक और चीज़ है, और वो ये है कि मैंने एक और वीडियो देखी, आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी। एक फैमिली का मामला है, और लेकिन उसमें जो मेरी दिलचस्पी की बात थी, या जिसकी वजह से मेरी उस बारे में ये यहाँ पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, वो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ हैं उस वीडियो में। उनकी फैमिली का जो भी इशू है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक ऐसा किरदार रहे हैं माजी में जो बहुत ही बेहद मुतनाज़ा किरदार रहे हैं। हो सकता है वो बहुत आला दर्जे के हों। आपकी कोई मालूमात उनके ज़ाती उस पिछले दौर की मैं बात कर रहा हूँ, इस जायदाद वगैरह की नहीं कर रहा, क्योंकि जायदाद ने तो हमेशा ही जो है ना इसी तरह के काम कराया, या कत्ल किया या कत्ल कराया, या फिर कभी बेगम के नाम पे जायदाद जिन्होंने बनाई वो ले गए, वो 8 साल सज़ा उसने भुगती है, क्योंकि वो नेक नाम आदमी थे। तो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मैं मेरी दिलचस्पी उन मामलात में, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं कि किसने कितना माल बनाया। और यहाँ तो वो हमें बताते थे, वो एक साहब से उन्होंने किताब लिखवाई फातेह, वो इस तरह बताया कि जनाब अली वो जो था वो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को पता नहीं कोई आसमानी मखलूक था। जी जी जी। पुत्रों की इतनी दौलत है कि वह तहाशा। और वो कहते हैं कि जी ऐसे बर्तन धो धो के ना उधर ऑस्ट्रेलिया कनाडा में उमें है कि कौम ਨੂੰ 25 करोड़ ਨੂੰ ਦੱਸੋ किहड़ी जगह जिते बर्तन तो हो गए इतने पैसे होंगे ने। पैसे अच्छा, इसके बारे में चूंकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, अगर इसके बारे में आपकी कोई मालूमात हो तो जरूर बता दें। यही ब्रिगेडियर साहब का नाम तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। नहीं, उनके बारे में ज़ाती तौर पे अगर कोई मालूमात उस जमाने की कोई है जी जी देखें जी, एक तो उन्होंने कराची ऑपरेशन किया और उसमें माशाल्लाह वहाँ वो तो बहुत जो सारा था, हुआ। हाँ जी। और फिर ऑपरेशन मिडनाइट जिगाल भी उन्होंने वो किया। तो खैर वो तो वो एक ऐसी हाँ चीजें जी। हैं उसके बारे में मैं अभी गुजारिश करता हूँ। और देखें वो फिर नवाज शरीफ साहब के चहेते भी थे और बड़ा वो उन्होंने सर बहुत सौ के चहेते थे। वो ठीक है। मेरा साहब और आपकी जाति को मालूमात है? ये जो है ना मकाफात अमल है सारा मीडिया वीडियो। वाली बदनामी और नेकनामी वाली बातें, उसके ओके, अलावा